Dear student, good morning. Welcome back to class 11th chemistry and today's topic is electrochemical cell. So in our previous lectures, you can understood about all the topics related to oxidation, reduction, how can we balance the reactions in acidic basic medium. So they mainly depend on the transfer of electrons. So electrochemical cell a device where the electrons run from the oxidation half cell to the reduction half cell. So the electron transfer when the higher reactive species are donate the electrons. For example, zinc is higher reactive than copper. So zinc are release the electrons and these electrons are run from the salt breeze, and after the receiving these two electrons, copper are reduced and deposit on the side of this electrode. So in electrochemical cell, the setup is prepared and the electrons are transferred, and always be the electric current is opposite direction to the electrons flow. It means कि इलेक्ट्रॉन्स जिस डायरेक्शन में आपके रन करेंगे हमेशा करंट आपका उसके अपोजिट डायरेक्शन में रन करेगा. तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एक इस तरह की डिवाइस बनाई गई जिसमें वन मोलरिटी मान लीजिए दोनों तरफ, जैसे इधर जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन डिप करा तो उसके लिए जिंक इलेक्ट्रोड डिप किया गया, कॉपर सल्फेट का वन मोलरिटी सॉल्यूशन लिया गया तो यहाँ कॉपर के इलेक्ट्रोड को यूज़ किया गया. अब ये रिएक्शन चूंकि हाफ हाफ पार्ट में है, एक साइड में ऑक्सीडेशन होगा, एक साइड में आपका रिडक्शन होगा. ऑक्सीडेशन हम उस साइड को कहेंगे जहाँ कोई सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन को रिलीज करे. जैसे जिंक यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है तो जिंक हम कहेंगे कि ऑक्सीडाइज हो गया. कॉपर अगर इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो कॉपर चूंकि ऑक्सीडेशन नंबर को कम कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को रिसीव कर रहा है, तो कॉपर को हम बोलेंगे रिड्यूस हो गया. तो जहाँ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग वाली साइड है हम उसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन हाफ सेल, और जहाँ इलेक्ट्रॉन रिसीविंग वाली साइड है हम उसको बोलेंगे रिडक्शन हाफ सेल. अब इलेक्ट्रॉन्स चूंकि अपने अपने में होंगे, इलेक्ट्रॉन्स के डायरेक्शन को जोड़ने के लिए जिससे इलेक्ट्रॉन्स इजीली जो है ऑक्सीडेशन साइड से रिडक्शन साइड में चला जाए, तो हम एक साल्ट ब्रिज, एक यू ट्यूब इस तरह का शेप का एक कहना चाहिए डिवाइस को जोड़ देते हैं और इसमें बहुत हायर रिएक्टिव सब्सटेंस को फिल करा जाता है. जैसे पोटेशियम क्लोराइड है, अमोनियम नाइट्रेट है, जिससे वो तेजी से आयोनाइज हो जाए, मतलब दे आर प्रोड्यूस द आयंस रैपिडली, डिसोसिएट तेजी से हो. अच्छा, कहीं वो सॉल्यूशन मिल ना जाए, मान लीजिए जिंक सल्फेट से पोटेशियम क्लोराइड ना मिल जाए या कॉपर सल्फेट से रिएक्शन ना करे, तो हम इसके लास्ट में स्टॉप मतलब रोकने के लिए रिएक्टिंग स्पीसीज आपस में कनेक्ट ना हो जाए, सिर्फ आयंस ही ट्रांसफर हो, तो हम लास्ट में इसको जैसे सेलुलो एसीटेट है या सेलोफेन है, इस तरह की मेम्ब्रेन से उसको पूरी तरह से कवर्ड कर देते हैं. अब जिंक जब अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स बनाएगा, मैन्युफैक्चर करेगा, तो वो आपके साल्ट ब्रिज के द्वारा कहना चाहिए आ जाएंगे इस साइड में आपके, जिसको हम रिडक्शन हाफ सेल बोलेंगे. कॉपर में अब कहना चाहिए इस तरह से, कॉपर पे जब इलेक्ट्रॉन्स आपके वो रिसीव करेगा तो वो डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा अपने कॉपर के इलेक्ट्रोड में. तो यहाँ इस तरह से एनोड हमारी वो साइड जहाँ इलेक्ट्रॉन्स आपके रिलीज हो, और कैथोड हमारी वो साइड जिसमें कोई मेटल डिपॉजिट हो, यानी वो जो है अपना कहना चाहिए रिड्यूस हो, यानी इलेक्ट्रॉन्स वो रिसीव करे. अब इलेक्ट्रॉन हमारे अगर हमेशा ऑक्सीडेशन हाफ सेल से रिडक्शन हाफ सेल में रन करते हैं तो इलेक्ट्रिक करंट हमारा रन करेगा अपोजिट डायरेक्शन में, जो होगा कैथोड से एनोड तक. तो ये पूरा जो सेटअप है, जो पूरी डिवाइस है, चूंकि इसमें केमिकल एनर्जी यानी केमिकल रिएक्शन से हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी बना रहे हैं, इसलिए सेल को कहा जाता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, यानी केमिकल एनर्जी के द्वारा इलेक्ट्रिसिटी को बनाना, यानी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ये डिवाइस हो जाती है. तो इजीली आप इसको समझ गए होंगे. एनोड ऑक्सीडेशन साइड होती है, कैथोड आपकी रिडक्शन साइड होती है, और हमेशा जो इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होंगे वो ऑक्सीडेशन साइड से होंगे. एनोड में हमेशा वो स्पीसीज होगी जो ज़्यादा रिएक्टिव है, और कैथोड पे आपकी वो स्पीसीज होगी जो लोअर रिएक्टिव है. जिंक कॉपर से ज़्यादा हाई रिएक्टिव है, तो जिंक आपका एनोड बनेगा, कॉपर आपका कैथोड बनेगा. सो दिस सेटअप इज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल. अब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को डिफाइन अगर करना हो तो हम कहेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इट इज़ ए डिवाइस एंड यूज टू कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी ऐसी डिवाइस जो कि केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कर दे. और इलेक्ट्रोड्स
इलेक्ट्रोड्स हमारे होंगे, जैसे आप देखते हैं जिंक रोड है जो जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में डिप है, और कॉपर की जो रोड है वो कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डिप है। तो इन्हीं को हम इलेक्ट्रोड बोलेंगे। अब आता है आपका साल्ट ब्रिज। साल्ट ब्रिज जैसे अभी आपने देखा, एक यू ट्यूब शेप में एक डिवाइस जो कि ऑक्सीडेशन हाफ सेल को रिडक्शन हाफ सेल से कनेक्ट करती है। तो यू ट्यूब एंड कंटेनिंग द कंसंट्रेट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सम इलेक्ट्रोलाइट जैसे KCl, पोटेशियम नाइट्रेट, अमोनियम नाइट्रेट जैसे सब्सटेंस को इसमें फिल करते हैं जो इजीली डिसोसिएट हो जाए अपने आयंस में। जैसे पोटेशियम क्लोराइड KCl के पॉजिटिव Cl निगेटिव बनाएगा, पोटेशियम नाइट्रेट के पॉजिटिव NO3 निगेटिव बनाएगा, अमोनियम नाइट्रेट अमोनियम के आयन बनाएगा NH4 पॉजिटिव और NO3 निगेटिव बनाएगा। इनका मेन फंक्शन जो है साल्ट ब्रिज का वो है कनेक्ट टू बीकर एंड अंडरगोज ए केमिकल, यानी किसी भी केमिकल रिएक्शन में इनके जो केमिकल्स हैं वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, लेकिन ये जो है दो सेल को यानी ऑक्सीडेशन हाफ सेल को रिडक्शन हाफ सेल को आपस में कनेक्ट कर देंगे। ये मेन फंक्शन आपके साल्ट ब्रिज का होता है। अब आ जाइए फंक्शन ऑफ साल्ट ब्रिज। अभी हमने देखा कि साल्ट ब्रिज के जो मेन फंक्शन है, सबसे पहले टू हाफ सेल को कनेक्ट करना यानी ऑक्सीडेशन हाफ सेल को रिडक्शन हाफ सेल से कनेक्ट करना, ये फंक्शन होगा। और सेकंड फंक्शन है ऑल एक्यूमुलेशन ऑफ चार्जेस इन हाफ सेल, यानी हाफ सेल में चार्जेस को बनाए रखना। ये ना हो कि इधर की तरफ मान लीजिए ये आयंस बढ़ रहे हैं या ये आयंस आपके डिक्रीज हो रहे हैं, तो उसकी कंसंट्रेशन को बनाए रखते हैं चार्जेस को, ये मेन फंक्शन होता है। तो दीज आर द फंक्शन ऑफ ए साल्ट ब्रिज। और विदाउट द साल्ट ब्रिज द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज नॉट कंप्लीट। अगर साल्ट ब्रिज ना हो तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का सेटअप आपका बेकार होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स आपके एनोड टू कैथोड रन नहीं कर पाएंगे। अगर हम राइट द हाफ रिएक्शन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन, अगर क्वेश्चन कुछ इस तरह से इसमें NCERT में भी हैं आपकी कि इनको एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की लैंग्वेज में कन्वर्ट कीजिए। यहाँ 2Fe3 पॉजिटिव है, यहाँ आयोडाइड के आयन है, 2Fe2 पॉजिटिव बन रहा है और I2 बन रहा है। तो यहाँ देखने से पता लग रहा है कि चार्ज कम हो रहा है आपके Fe का, Fe3 पॉजिटिव Fe2 पॉजिटिव में जा रहा है, यानी यहाँ इसका रिडक्शन हो रहा है। वहीं आयोडाइड के आयन कन्वर्ट हो रहे हैं I2 में, यानी -1 से ये 0 में जा रहा है, तो यहाँ ये ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब हम इसको किस तरह से लिखेंगे, कहना चाहिए ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हाफ सेल में। तो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन होगी हमारी कुछ इस तरह से, चूंकि ऑक्साइड हो रहे हैं, आयोडाइड के आयन I2 में मॉलिक्यूल बना रहा है, तो 2I निगेटिव एंड दे बिकम इनटू I2। जब I2 बनेंगे तो जो इनका चार्ज है वो कम हो जाएगा, यानी माइनस से ये 0 में जा रहा है, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा आयोडीन। वहीं रिडक्शन हाफ सेल में जो आपके फेरिक के आयन है, जो फेरस के आयन में कन्वर्ट हो रहे हैं, यानी Fe3 पॉजिटिव बिकम इनटू Fe2 पॉजिटिव, तो ये जो उनका चार्ज कम हो रहा है ऑक्सीडेशन नंबर, ये हो रहा है आफ्टर द रिसीविंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड विच आर डोनेटिंग बाय द आयोडाइड आयन। जो आयोडाइड आयन ने 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करे, यही इलेक्ट्रॉन कहना चाहिए गेन किए जाएंगे Fe3 पॉजिटिव आयंस के द्वारा, तो वो Fe2 पॉजिटिव में हो जाएंगे, उसका चार्ज कम हो जाएगा। यहाँ 2 3 6 पॉजिटिव में जब 2 इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे तो 4 पॉजिटिव हो गए, जो इक्वल हो जाएगा 2 2 जा 4। इस तरह से आप बैलेंस भी की है तो आप इस तरह से इजीली समझ सकते हैं। ये हमारी एक ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन होगी और ये हमारी एक रिडक्शन हाफ रिएक्शन होगी। ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन है कि यहाँ देखिएगा जिंक और प्रोटॉन आपस में कंबाइन हो रहे हैं और Zn2 पॉजिटिव और H2 बन रहा है। यहाँ देखने से पता लग रहा है जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, तो ये ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन बनाएगा। यहीं H पॉजिटिव यानी हाइड्रोजन के आयन हाइड्रोजन डाइएटोमिक गैस में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो यहाँ इसका रिडक्शन हो रहा है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में जिंक अपना ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा रहा है, Zn2 पॉजिटिव और 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है, तो इस तरह से लिखेंगे। रिडक्शन हाफ रिएक्शन हमारी कुछ इस तरह से होगी, 2H पॉजिटिव यानी हाइड्रोजन के आयन आफ्टर द रिसीविंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स दे बिकम इनटू H2 मॉलिक्यूल। तो इस तरह से ये हमारा ऑक्सीडेशन वाला पार्ट, जिसमें जिंक के द्वारा 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किए गए और रिडक्शन में 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए गए, तो ये हमारा रिडक्शन वाला पार्ट हो। थर्ड क्वेश्चन आप देखिएगा डिस्प्ले पे, एल्यूमिनियम और सिल्वर के बीच की रिएक्शन है। सिल्वर के आयन यहाँ सिल्वर के एटम में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो जाहिर सी बात है इनका रिडक्शन हो रहा है।
क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर पॉजिटिव से 0 में जा रहे हैं। एल्यूमिनियम यहाँ अपना चार्ज बढ़ा रहा है, तो एल्यूमिनियम यहाँ ऑक्सीडाइज हो रहा है। अब इसको हम ऑक्सीडेशन हाफ में और रिडक्शन हाफ सेल में कुछ इस तरह से लिखेंगे। ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में एल्यूमिनियम चूंकि 3 कहना चाहिए चार्ज बढ़ा रहा है, तो इसका मतलब एल्यूमिनियम के 1 एटम के द्वारा 3 इलेक्ट्रॉन जो हैं प्रिपेयर किए जा रहे हैं, डोनेट किए जा रहे हैं। वहीं रिडक्शन हाफ रिएक्शन में यही 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन किए जाएंगे सिल्वर के 3 आयंस के द्वारा। सिल्वर का 1 आयन 1 इलेक्ट्रॉन रिसीव करेगा, तो सिल्वर के 3 आयंस 3 इलेक्ट्रॉन्स को जो एल्यूमिनियम के द्वारा डोनेट किए रिसीव करेंगे। इस तरह से सिल्वर के 3 एटम्स बन जाएंगे। तो इस तरह से ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और रिडक्शन हाफ रिएक्शन को हम इस तरह से लिखते हैं, और इस तरह से हम समझते हैं जिसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा हो वो ऑक्सीडाइज होगा, यानी ये रिएक्शन ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन कहलाएगी। और जिसका ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा हो, डिक्रीज हो रहा हो, वो आपका रिडक्शन में जाएगा, यानी वो इलेक्ट्रॉन को रिसीव करेगा। रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, किस तरह की टर्म हम यूज करते हैं, कैसे उसको लिखते हैं या कैसे उसको समझते हैं, ये होगा हमारा टॉपिक। सबसे पहले जैसे आपने समझा, यहाँ हमने जिंक और एक कॉपर डैनियल सेल को लिया है। तो जैसे आपने देखा जिंक आपकी ज़्यादा रिएक्टिव स्पीसीज है, इलेक्ट्रॉन छोड़ेगी तो जिंक एनोड कहलाएगा, यानी ये हमारा जो पोल होगा ये निगेटिवली चार्ज होगा, इट्स ए निगेटिव पोल। एनोड हमेशा निगेटिव होता है। यहाँ आप कंसंट्रेशन देखेंगे Zn2 पॉजिटिव, ये एनोडिक इलेक्ट्रोलाइट हो गया। यहाँ साल्ट ब्रिज का काम हो गया, साल्ट ब्रिज के लिए इस तरह से 2 लाइन बनाते हैं। कंसंट्रेशन को शो करने के लिए ब्रैकेट में लिख देते हैं, और चार्ज के लिए इससे पता लग रहा है ये सिंगल बार है। डबल बार साल्ट ब्रिज को शो करती है। यहाँ कॉपर अपने आयन में है, लेकिन यहाँ वो कॉपर कहना चाहिए डिपॉजिट हो रहा है, तो सॉलिड में जा रहा है। तो जिसका ऑक्सीडेशन नंबर कहना चाहिए रिड्यूस हो, तो इसको रिडक्शन बोलेंगे। इस वाली साइड को कैथोड कहा जाता है, ये हमेशा पॉजिटिव चार्ज पोल होता है। इलेक्ट्रॉन्स हमेशा निगेटिव पोल यानी एनोड से कैथोड की तरफ रन करते हैं, यानी जिंक के द्वारा इलेक्ट्रॉन्स कहना चाहिए डोनेट होंगे, जिंक ऑक्सीडाइज होगा, कॉपर जो है कॉपर के चार्ज उसको गेन करेगा और कॉपर डिपॉजिट होगा। तो कैथोड आपका इलेक्ट्रॉन्स एनोड से कैथोड की साइड जाते हैं। वहीं कन्वेंशनल करंट जो होता है हमारा, करंट का जो फ्लो होता है वो हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव यानी कैथोड से एनोड होता है, अपोजिट होता है। तो इस चीज़ को ज़रा ध्यान में रखिएगा, मेमोराइज रखिएगा। एनोड टू कैथोड इज डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड कैथोड टू एनोड इज डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रॉन से अपोजिट डायरेक्शन में करंट का फ्लो होगा। डबल बार साल्ट ब्रिज के लिए आता है, सिंगल बार आपके रिप्रेजेंटेशन के लिए आता है। जैसे Zn सिंगल बार Zn2 पॉजिटिव का सीधा सा मतलब है कि वो ऑक्सीडाइज हो रहा है, और Cu2 पॉजिटिव सिंगल बार Cu का मतलब है वो रिड्यूस हो रहा है, वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है। तो ये एक रिप्रेजेंटेशन है जो इस तरह से हम किसी भी सेल को लिखते हैं और समझते हैं। अब बात आती है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की। क्या होता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल? तो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन मेटल एंड इट्स सॉल्यूशन, उसके सॉल्यूशन के बीच में और जो मेटल की इलेक्ट्रोड जो हमने डिप करी है रोड, उनके बीच में जो कहना चाहिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होगा, उसको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वो होगा जहां टेंडेंसी ऑफ इलेक्ट्रोड टू लूज इलेक्ट्रॉन्स और गेट ऑक्सीडाइज, यानी इलेक्ट्रोड की लूजिंग कैपेसिटी, इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ने की कैपेसिटी और अपने आप को ऑक्सीडाइज कर लेने वाली कैपेसिटी को हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। जैसे जिंक है, तो जिंक क्या करेगा, जिंक अपने जब Zn2 पॉजिटिव में जाएगा तो वो 2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा, तो ये टेंडेंसी उसकी कहलाएगी इट्स ए ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है और इस तरह से वो अपने आप को ऑक्सीडाइज कर रहा है चूंकि पॉजिटिव चार्ज बढ़ा रहा है। हाइड्रोजन में देखिएगा, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में हाइड्रोजन की गैस अगर प्रोटॉन बना रही है, यानी H पॉजिटिव के 2 आयंस बना रही है, तो हाइड्रोजन क्या कर रहा है, अपना ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा रहा है आफ्टर द रिमूविंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये कहा जाएगा कि ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, क्योंकि यहाँ सब में ऑक्सीडेशन नंबर पॉजिटिव में बढ़ रहा है, 0 बिकमिंग टू पॉजिटिव, ऑक्सीडेशन नंबर का बढ़ना और इलेक्ट्रॉन का रिमूव करना, यानी ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की टेंडेंसी होती है। अब आ जाइए रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है।
रिडक्शन पोटेंशियल की टेंडेंसी होती है टेंडेंसी ऑफ इलेक्ट्रोड टू गेन इलेक्ट्रॉन्स और गेट रिड्यूस, यानी इलेक्ट्रॉन्स को रिसीव करना और रिड्यूस हो जाना, अपने ऑक्सीडेशन नंबर को डिक्रीज करना। तो यहाँ आप देखेंगे एग्जाम्पल में, जैसे कॉपर आयन है, लेकिन जब वो 2 इलेक्ट्रॉन को रिसीव करेगा तो वो अपने ऑक्सीडेशन नंबर को, कहना चाहिए अपने चार्ज को कम कर रहा है, 2 पॉजिटिव से वो 0 में जा रहा है, तो यहाँ उसका ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो गया, तो ये कहलाएगा आपका रिडक्शन पोटेंशियल। ऐसी प्रोटॉन है जैसे 2H पॉजिटिव हाइड्रोजन के आयन से अगर वो 2 इलेक्ट्रॉन रिसीव कर लें किसी रिएक्शंस में, तो फिर दोबारा वो हाइड्रोजन अपनी डायटोमिक वे में चले जाएंगे। यहाँ भी चूंकि पॉजिटिव से वो 0 में जा रहा है, अपने ऑक्सीडेशन नंबर को कम कर रहा है, तो इसको हम ऐसी टेंडेंसी को जहाँ इलेक्ट्रॉन रिसीव किया जाए किसी चार्ज स्पेसीज के द्वारा, हम कहते हैं वो रिड्यूस हो गया, और इस तरह के जो पोटेंशियल है, जो इलेक्ट्रोड है, इसको हम रिडक्शन पोटेंशियल बोलते हैं। तो रिडक्शन पोटेंशियल जैसे हम देखते हैं जिंक का जो है -0.76 वोल्ट है, वहीं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल अगर जिंक का देखेंगे हम तो 0.76 वोल्ट है। रिडक्शन पोटेंशियल हमेशा नेगेटिव में होगा और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आपका पॉजिटिव में हो जाएगा। नेगेटिव का मतलब है आपका, कहना चाहिए इलेक्ट्रॉन्स को, कहना चाहिए रिसीव करना, और ऑक्सीडेशन का मतलब है आपका इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करना। तो आप देखेंगे इस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं। अब अलग अलग सबका रिडक्शन पोटेंशियल किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एक डिवाइस है जिसके द्वारा बहुत सारे सब्सटेंस का, चार्ज स्पीसीज का हम रिडक्शन पोटेंशियल कैलकुलेट करते हैं। डिवाइस आप डिस्प्ले पे देख रहे होंगे, इस तरह की एक डिवाइस है जिसमें 1 मोलरिटी HCl सॉल्यूशन एक बीकर जैसे कंटेनर में मतलब फिल्ड है, इसकी मोलरिटी 1 मोलरिटी होगी। यहाँ आप देखेंगे किस तरह से प्लेटिनम का वायर जुड़ा होगा, एक प्लेटिनम फॉयल कोटेड फाइनली डिवाइडेड प्लेटिनम से बनी हुई, इस तरह से बहुत ज़्यादा हाईली सेंसिटिव। यहाँ H2 गैस के बबल्स आप देखेंगे इसमें फिल होती है, जो कि इस तरह से डिप होगा सॉल्यूशन में, और हाइड्रोजन गैस को 1 एटमॉस्फेरिक 1 बार के द्वारा हम इसमें फिल्ड करते हैं। प्लेटिनम का वायर इस तरह से कनेक्टेड होता है। अब किसी भी चीज़ का रिडक्शन पोटेंशियल कैलकुलेट करने के लिए हम उस डिवाइस को जोड़ देते हैं, कोई इससे ज़्यादा, इसका हमेशा 0.0 वोल्ट अपना कहना चाहिए पोटेंशियल होता है, और डिवाइस में अलग अलग कहना चाहिए उस तरह से हम मेजरिंग कर लेते हैं कि वो माइनस में आ रहा है कि पॉजिटिव में आ रहा है। तो यहाँ ये अगर कहना चाहिए इसको हम पूरी डिवाइस को स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के नाम से जानेंगे, और इसका मेन फंक्शन अलग अलग चार्ज स्पीसीज का ऑक्सीडेशन यानी रिडक्शन पोटेंशियल कैलकुलेट करने में ये डिवाइस हमारी यूज होती है। सो द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ अ मेटल इलेक्ट्रोड एज ए डिटरमाइंड विद रेस्पेक्ट टू ए स्टैंडर्ड और नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड नॉन एज स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ऐसी डिवाइस जिसके मेटल के इलेक्ट्रोड को डिटरमाइन करते हैं कि क्या उसका इलेक्ट्रोड है, क्या वैल्यू है, तो मेजर करने वाली इस डिवाइस को हम हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के नाम से जानते हैं। अब ये क्या करती है, कंसिस्ट ऑफ 1 मोलरिटी हाइड्रोजन क्लोराइड सॉल्यूशन एंड 0 वोल्ट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिफरेंस, यानी SHG का हमेशा जो पोटेंशियल होगा वो एरर नहीं करेगा, वो 0.0 वोल्ट में आपका होगा। और स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, चूंकि हाइड्रोजन गैस फिल है इसलिए इसको हम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बोलते हैं, और इसी डिवाइस के द्वारा सभी सब्सटेंस का रिडक्शन पोटेंशियल कैलकुलेट किया जाता है, और इस तरह से इसका मेजर करते हैं। अब मेजरमेंट ऑफ द स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, किस तरह से मेजरमेंट करते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बाय SHG। तो सबसे पहले अगर मान लीजिए स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को हमने कैथोड बना दिया, कैथोड माने जहां इलेक्ट्रॉन गेन करना हो, तो वहां क्या होगा डिवाइस में, हाइड्रोजन जो है 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट हो जाएंगे, यानी हाइड्रोजन के आयन 2 इलेक्ट्रॉन रिसीव करने के बाद प्रिपेयर करेंगे आपकी H2 गैस। यहाँ आप डिवाइस में देख रहे हैं इस तरह से। अब मान लीजिए जिंक सल्फेट, इस तरह से जिंक ज़्यादा रिएक्टिव होता तो जिंक 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, और ये 2 इलेक्ट्रॉन रिसीव किए जाएंगे आपके SHG के द्वारा, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के द्वारा, और दे बिकम इनटू H2, यानी इस तरह से कुछ आपका कहना चाहिए केमिकल इक्वेशन बन जाएगी। और यहाँ जो है हमारा इस तरह से हम कैलकुलेट कर लेंगे, तो हमारी जो वैल्यू आती है जिंक की वो आती है 0.76 वोल्ट, अगर हमारा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड
जोड़ दिया जाए एज ए कैथोड, यानी इलेक्ट्रॉन रिसीविंग के लिए। अब मान लीजिए स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड किसी ऐसी स्पीसीज से जोड़ा जाए जो हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव है, तो वो एनोड बन जाएगा। जैसे तो एनोड में क्या होगा, हाइड्रोजन गैस आपकी हाइड्रोजन के आयन बनाएगी और 2 इलेक्ट्रॉन बनाएगी। तो हाइड्रोजन गैस बिकम इनटू देयर ऑक्सीडेशन नंबर को बढ़ा के 2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा जब वो एनोड बनेगा। यहाँ आप देखिएगा इस तरह से, जब SHE आपका एनोड बन जाएगा तो H2 गैस 2 प्रोटॉन बनाएगी, 2 हाइड्रोजन आयन और 2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगी। यही इलेक्ट्रॉन जो है कॉपर सल्फेट मान लीजिए उससे कम है रिएक्टिव, तो कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करके कॉपर के रूप में डिपॉजिट हो जाएगा अपने कैथोड में, कुछ इस तरह से। तो यहाँ जो इसकी वैल्यू आती है, ये आती है प्लस 0.34 वोल्ट। तो इस तरह से हम अलग अलग रिडक्शन वैल्यू जो है निकालते हैं, हम अलग अलग सब्सटेंस की क्या वैल्यू आ रही है, चूंकि SHE की वैल्यू 0.0 वोल्ट है। अब बात आती है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की। तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के द्वारा जिसकी वैल्यू 0 से ज़्यादा है, यानी पॉजिटिव वे में है, वो मोर स्टेबल कंपेयर टू हाइड्रोजन गैस, इट विल रीडीली रिड्यूस, माने वो इलेक्ट्रॉन्स को बहुत तेजी के साथ रिसीव करेगा और हम उसको कहेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो जो एक टेबल बनाई गई जिसकी वैल्यू 0 से ज़्यादा है, यानी पॉजिटिव है, हम उनको कहेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जैसे यहाँ आप देखेंगे फिगर आप के सामने है डिस्प्ले पर, फ्लोरीन सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्योंकि फ्लोरीन 2 इलेक्ट्रॉन को बहुत तेज़ी के साथ कहना चाहिए रिसीव करता है, और रिसीव करने के बाद वो अपने आयन बनाता है निगेटिव के, और उसकी वैल्यू आती है 2.87 वोल्ट, जो बहुत ज़्यादा है, पॉजिटिव में है, तो इट मीन्स वो बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऐसी कोबाल्ट के 3 पॉजिटिव आयन्स जब 2 इलेक्ट्रॉन को रिसीव करते हैं तो कोबाल्ट के आप कहना चाहिए इस तरह से आयन बना देते हैं, और वहाँ जो उसकी वैल्यू आती है 1.81 वोल्ट। तो जिन एलिमेंट्स की वैल्यू पॉजिटिव में आ रही है उनको हम मानते हैं दे आर बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यानी वो तेज़ी से इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करते हैं और बहुत तेज़ी से रिड्यूस हो जाते हैं। कुछ हैं आपके जो रिड्यूसिंग एजेंट हैं जिनकी वैल्यू निगेटिव में आए, हमको रिड्यूसिंग एजेंट बोलेंगे, और यहाँ जो है यानी वो इलेक्ट्रॉन ईजिली रिमूव करेंगे। एक वैल्यू आप देख रहे हैं जैसे पोटेशियम 1 इलेक्ट्रॉन ईजिली कहना चाहिए वो जो है डोनेट करेगा, चूंकि उसकी वैल्यू -2.93 आती है। सबसे तगड़ा जो हमारा रिड्यूसिंग एजेंट है वो लिथियम है। लिथियम बहुत तेज़ी से इलेक्ट्रॉन 1 छोड़ देता है और उसकी वैल्यू -3.05 वोल्ट आती है। तो इस तरह से जो रिमूविंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की जिनकी टेंडेंसी निगेटिव में आ रही है, यानी वो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना ज़्यादा जल्दी छोड़ेंगे, और जिनकी वैल्यू पॉजिटिव में आ रही है यानी वो इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव नहीं बल्कि एक्सेप्ट जल्दी करेंगे। तो इस तरह से हम अलग अलग वैल्यू को SHE के द्वारा में निकालते हैं, इस तरह से वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। अब सभी वैल्यू को बनाने के बाद एक सीरीज बनाई गई है जिससे पता लग जाए कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन रिड्यूसिंग एजेंट अच्छे हैं, यानी कौन इलेक्ट्रॉन को अच्छी तरह से कैप्चर करेंगे यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कौन इलेक्ट्रॉन को जल्दी से रिमूव करेंगे यानी रिड्यूसिंग एजेंट। इसी अरेंजमेंट को कहा जाता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, यानी अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू, यानी इलेक्ट्रॉन्स को कैप्चर करने की जिनकी डिक्रीजिंग वे में है वैल्यू, हम उसको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के नाम से जानते हैं। तो यहाँ एक टेबल आप देखेंगे, इस तरह से टेबल है। यहाँ जो आपका फिगर लिया गया है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में लिया गया है, क्योंकि सभी वैल्यू पॉजिटिव में दिखा रहे हैं। फ्लोरीन सबसे तगड़ा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन रिमूव करने की बजाय इलेक्ट्रॉन को कहना चाहिए रिसीव तेजी से करता है, 2.87 वोल्ट है। तो यार जितनी भी आप वैल्यू देखेंगे हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की 0.0 वोल्ट है, ये सभी अपने आप में फ्लोरीन स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये सारे फिगर पॉजिटिव में आ रहे हैं, मीन्स ये इलेक्ट्रॉन को रिसीव करने में ज़्यादा हैबिचुअल है, इलेक्ट्रॉन रिमूव नहीं करेंगे, इलेक्ट्रॉन को रिसीव ज़्यादा अच्छा करेंगे। यहाँ सभी हैं, जैसे एक सिल्वर की वैल्यू देखिएगा एज पॉजिटिव, तो यहाँ वो 0.80 वोल्ट दिखा रहा है। ऐसी कॉपर में देखेंगे Cu पॉजिटिव, अगर 1 इलेक्ट्रॉन को रिसीव करें Cu 0.52 वोल्ट, और Cu2 पॉजिटिव अगर 2 इलेक्ट्रॉन को रिसीव करें तो 0.34 वोल्ट। तो इससे ये पता लग जाएगा कि ये बहुत अच्छे कैथोड बनेंगे, क्योंकि इन सब की वैल्यू पॉजिटिव में आ रही है। और अगर आप दो किसी सेल को बनाना चाहें तो जिसकी ज़्यादा पॉजिटिव है यानी बहुत अच्छा वो कैथोड, और जो ज़्यादा कहना चाहिए लोअर पॉजिटिव है बहुत अच्छा वो एनोड बनेगा। और एक इससे टेंडेंसी का पता ये भी लगेगा कि वो इलेक्ट्रॉन्स को
इजीली एक्सेप्ट करेंगे बिकॉज दे आर द नेचर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नेक्स्ट आप इस डिस्प्ले में देखिएगा, इस टेबल के द्वारा यहाँ सब के सब हाइड्रोजन से SHG से नीचे हैं, माइनस में रखना है। लिथियम सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है चूंकि -3.05 वोल्ट है। माइनस वैल्यू का मतलब है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की बजाय इलेक्ट्रॉन इजीली डोनेट करते हैं, यानी रिमूविंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी इज बेस्ट। जैसे जिंक है, जिंक कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है क्योंकि आप देखेंगे जिंक 2 इलेक्ट्रॉन को छोड़ेगा, 0.76 वोल्ट को दिखाएगा। ऐसी आयरन है Fe2 पॉजिटिव, वो भी -0.44 वोल्ट रख रहा है। अगर हम दोनों की रिएक्टिविटी का कंपैरिजन करें, मान लीजिए मैग्नीशियम और सोडियम में कंपैरिजन करें, तो मैग्नीशियम -2.36 है, सोडियम -2.71 है। तो इस वैल्यू को देख के हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि सोडियम मैग्नीस से ज़्यादा रिएक्टिव है। और अगर हम कंपैरिजन करें मैग्नीशियम, सोडियम, कैल्शियम और पोटेशियम की, तो जिसकी ज़्यादा मोर निगेटिव वैल्यू है वो ज़्यादा रिएक्टिव होगा, यानी पोटेशियम ज़्यादा रिएक्टिव है -2.93, कैल्शियम उससे कम रिएक्टिव है -2.87, सोडियम उससे कम -2.7 और मैग्नीशियम यहाँ सबसे कम -2.36। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के द्वारा हम ये भी बता सकते हैं कौन ज़्यादा हाई रिएक्टिव है, यानी कौन ज़्यादा जल्दी इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा। और हम ये भी बता सकते हैं कि कौन बहुत अच्छा वैल्यू को देखने के बाद कि ये एनोड होगा या ये कैथोड बनेगा। ज़्यादा निगेटिव वाला एनोड अच्छा बनेगा और पॉजिटिव वाला आपका कैथोड अच्छा बनेगा। अब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की क्या एप्लीकेशंस हैं, क्या यूजेस हैं। तो सबसे फर्स्ट रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट, जिसकी अभी हमने डिस्कशन किया है। पॉजिटिव वैल्यू अगर आ रही है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, निगेटिव वैल्यू आ रही है तो रिड्यूसिंग एजेंट है। तो ऑल द सब्सटेंसेस अपीयरिंग एट द बॉटम ऑफ द सीरीज बिहेव एज ए गुड रिड्यूसिंग एजेंट। जैसे लिथियम और पोटेशियम बेस्ट हैं, जिनकी वैल्यू स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से बिलो है, नीचे है यानी माइनस में है, वो बहुत अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट है। और जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में SHG यानी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से अपर साइड हैं, जैसे फ्लोरिनो, कोबाल्ट बेस्ट हैं, वो आपके टॉप ऑफ द टेबल वाले बहुत अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, यानी वो इलेक्ट्रॉन्स को रिसीव जल्दी से करेंगे बजाय के इलेक्ट्रॉन रिमूव करने की। तो ये वैल्यू देखकर हम इजीली प्रेडिक्ट कर सकते हैं विच वन इज स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एंड विच वन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। अपर साइड हमेशा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे और बिलो साइड हमेशा रिड्यूसिंग एजेंट होंगे। सेकंड है कंपैरिजन ऑफ रिएक्टिविटीज ऑफ मेटल्स। तो ए मेटल ऑक्यूपाइंग लोअर पोजीशन इन द सीरीज कैन डिस्प्लेस द मेटल लाइंग अबव द फ्रॉम द सॉल्यूशन ऑफ देयर साल्ट। जो जितना ज़्यादा बॉटम साइड होगा यानी निगेटिव वैल्यू ज़्यादा रखेगा वो ज़्यादा रिएक्टिव होगा, और वो सेकंड वाले को जो लोअर कम निगेटिव है उसको उसके साल्ट में से रिड्यूस कर सकता है, यानी वो उसको डिस्प्लेस कर सकता है। ये भी हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं सिर्फ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को देखकर। जैसे आप देख रहे हैं डिस्प्ले पर, जिंक बॉटम साइड में आ रहा है -0.76 वोल्ट है, और कॉपर आपके ऑक्सीडाइजिंग वाली साइड में आ रहा है 0.34 वोल्ट। ये दो डाटा से हम बता सकते हैं कि जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है चूंकि निगेटिव है उस पर, और कॉपर आपका कम रिएक्टिव है चूंकि उसकी वैल्यू पॉजिटिव है। तो रिएक्टिविटी सीरीज में जिंक हायर रिएक्टिव होगा, जिंक कॉपर सल्फेट में से कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा और जिंक सल्फेट बना लेगा, लेकिन जिंक सल्फेट से कॉपर उसको जिंक को डिस्प्लेस नहीं कर सकता क्योंकि वो 0.34 वोल्ट है। तो ये भी हम ईजिली जो है प्रेडिक्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से। एक आता है EMF यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स किसी भी सेल का निकालना, ये भी हम इजीली निकाल सकते हैं, और ये होता है डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द टू इलेक्ट्रोड कॉन्स्टिट्यूटिंग एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। दो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के डिफरेंस को EMF बोलते हैं, और इसका एक फॉर्मूला है कि जो सब्सटेंस रिड्यूस हो रहा है उसकी वैल्यू को रखें यहाँ पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की, और जो ऑक्सीडाइज हो रहा है यानी एनोड पर है उसकी वैल्यू को इसमें से लेस कर दें। यानी EMF निकालने के लिए कैथोड वाली वैल्यू को एनोड वाली वैल्यू से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो हम किसी भी सेल का EMF यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स E नोट सेल कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये फॉर्मूला है, हम किसी भी सेल का EMF दो वैल्यू को देखकर यानी एनोड और कैथोड को देख के हम उसका EMF भी बता सकते हैं। यहाँ देखेंगे एक डैनियल सेल लिया गया है, जिंक ऑक्सीडाइज हो रहा है, कॉपर आपका रिड्यूस हो रहा है। अगर हम इस मान लीजिए कोई सेल बना रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और हमें उसका EMF निकालना है, तो हम किस तरह से निकालेंगे। सबसे पहले सेल रिएक्शन देखेंगे, Zn Zn2 पॉजिटिव चूंकि ऑक्सीडाइज हो रहा है, कॉपर आपका रिड्यूस हो रहा है रिएक्शन।
उसके बाद Zn का जो कहना चाहिए रिडक्शन पोटेंशियल है वो -0.76 वोल्ट है, कॉपर का +0.34 वोल्ट है, यानी जिंक एनोड है, निगेटिव है, कॉपर आपका कैथोड है। अब ईएमएफ का फॉर्मूला है ER माइनस ई नोट एल, यानी कैथोड पहले आएगा, एनोड बाद में आएगा। और इस तरह से हम इस वैल्यू को रखते हैं। 0.34 जो आपके कॉपर की है, चूंकि वो राइट हैंड साइड आ रहा है, और उसका जो रिडक्शन पोटेंशियल है 0.34 है। वहीं कहना चाहिए लेफ्ट हैंड साइड में एनोड आ रहा है हमारा, इसकी जो रिडक्शन पोटेंशियल है -0.76 वोल्ट है, तो माइनस माइनस देन प्लस। और इस तरह से जो हमारा जो इस सेल का कहना चाहिए ईएमएफ आ गया, वो आ गया 1.10 वोल्ट, प्लस में आ रहा है, तो मीन्स ये सेल बन सकता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अगर निगेटिव में आ जाए वैल्यू तो ये सेल हमारा प्रेडिक्टेबल नहीं है, सेल वर्किंग नहीं करेगा। तो किसी भी प्रेडिक्टिंग द फिजिबिलिटी ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन, वो रिडॉक्स रिएक्शन होगी भी या नहीं, ये भी हम ईएमएफ सीरीज से देख के बता सकते हैं। जैसे अगर ईएमएफ उसका पॉजिटिव आ रहा है तो रिएक्शन फिजिबल होगी, और ईएमएफ अगर उसका निगेटिव आ रहा है तो रिएक्शन नहीं होगी, नॉट फिजिबल। तो यहाँ देखिएगा जैसे कॉपर और सिल्वर के बीच रिएक्शन दिखाई गई है, जिस रिएक्शन के से पता लग रहा है कॉपर रिड्यूस हो रहा है क्योंकि उसका ऑक्सीडेशन नंबर पॉजिटिव से 0 हो गया। सिल्वर यहाँ ऑक्सीडाइज हो रहा है क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है। सिल्वर का रिडक्शन पोटेंशियल +0.80 वोल्ट है और कॉपर का 0.34 वोल्ट है, दोनों ही पॉजिटिव है। तो अकॉर्डिंग टू गिवन इक्वेशन सिल्वर विल ऑक्सीडाइज यानी एनोड पे होगा, और कॉपर विल रिड्यूस यानी कैथोड पे होगा। तब हम जानते हैं इनोड सेल जब निकालते हैं तो कैथोड में से एनोड की वैल्यू हम कम कर देते हैं। यहाँ चूंकि कैथोड पे जो हमारी वैल्यू आ रही है अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन, तो कैथोड पे हमारा आ रहा है कहना चाहिए, जैसे वो कह रहे हैं कि आपका कॉपर 0.3 रख दिया, एनोड पे हमारे सिल्वर है तो 0.80 रखा। इस तरह से हम जब लेस करेंगे तो हमारा इनोड सेल यानी ईएमएफ आ गया -0.46 वोल्ट। अगर किसी भी सेल का ईएमएफ माइनस में आता है तो इट मीन्स कि वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल नहीं होगा, यानी रिएक्शन फिजिबल नहीं होगी। तो ये डाटा एनालिसिस करके अगर निगेटिव में वैल्यू आ रही है तो हम बता सकते हैं रिएक्शन नहीं होगी, पॉजिटिव में आ रही है तो रिएक्शन फिजिबल होगी। तो ये भी प्रेडिक्शन कर सकते हैं हम अपनी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के डाटा का एनालिसिस कर। एक आता है प्रेडिक्टिंग द वेदर ए मेटल कैन लिबरेट हाइड्रोजन फ्रॉम द एसिड और नॉट, कि वो लिबरेट भी कर सकता है हाइड्रोजन को एसिड से कि नहीं। तो यहाँ देखिएगा जैसे जिंक है, जिंक -0.80 वोल्ट आ रहा है, और मैग्नीशियम -2.36 वोल्ट है, यानी जो बॉटम साइड में होते हैं वो एसिड से हाइड्रोजन गैस को डिस्प्लेस कर सकते हैं। और जैसे निकेल है ये भी माइनस में आ रहा है 0.25 वोल्ट, तो ये लिबरेट कर सकते हैं हाइड्रोजन को उनके एसिड से। यानी ये सभी जो हैं माइनस वैल्यू है, यानी रिड्यूसिंग एजेंट है, ये एसिड से हाई रिएक्टिव मेटल है, कहना चाहिए HCl से या H2SO4 में से हाइड्रोजन गैस को रिमूव करेंगे। लेकिन जो आप देखेंगे जैसे कॉपर है ये प्लस में जा रही है वैल्यू ऑक्सीडाइजिंग नेचर, और सिल्वर की 0.80 वोल्ट प्लस में आ रही है, ये HCl या H2SO4 में से हाइड्रोजन गैस को रिमूव नहीं करेंगे। तो इस चीज को माइंड में रखिएगा। जो बॉटम साइड है यानी माइनस रिडक्शन पोटेंशियल रख रहे हैं वो ही एसिड से HCl या H2SO4 टाइप जो एसिड है उनसे H2 गैस को रिमूव कर देंगे, और जो पॉजिटिव वैल्यू रख रहे हैं वो एसिड से हाइड्रोजन गैस को रिमूव नहीं कर सकते। मीन्स इफ ई नोड वैल्यू यानी रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू निगेटिव है तो वो डिस्प्लेस कर देगा हाइड्रोजन गैस को एसिड से, और यदि ई नोड वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तो वो नहीं डिस्प्लेस करता, they are not displace hydrogen from acid. So keep this thing in your mind. I hope this video is more informative for you. We will meet in the next a new chapter and a new video. So thank you very much. Thanks a lot.